अपनी बात लेके मैं हाजिर खिदमत हूँ। हम मईशत, इक्तसादियात और ऐसे अल्फाज सुनते हैं जिनसे हम नाबलद तो होते हैं, मगर उनसे हमारा एक गहरा ताल्लुक़ और रिश्ता होता है रोज़ाना ज़िंदगी में, हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी में और समाजी ज़िंदगी में। कोई भी फील्ड ऑफ लाइफ ले लीजिए आप, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, या पूरा मुल्क या सारी दुनिया का निज़ाम जो चलता है वो इक्तसादियात की बुनियाद पे चलता है। कहा जाता है कि भारत एक शेर था जो कई बरसों तक छुप के हमला करने की तैयारी में था, मगर छलांग नहीं लगा पा रहा था। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को 20-22 साल हुए। हम देखना चाहेंगे कि ये जो शेर जागा और इसने छलांग मारी, 20-22 साल में ये जो उर्सा गुजर गया, हमारी इक्तसादियात की हालत क्या रही। और इस मौजू पे हमारे साथ महव गुफ्तगू रहेंगे प्रोफेसर औसाफ अहमद साहब, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बहुत मशहूर माहिर इक्तसादियात हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं अन्नपूर्णा सिंह, जो एक जर्नलिस्ट हैं और इकनॉमिक्स और फिनेंसेस कवर करती हैं, और उनके साथ बैठे हैं डॉक्टर प्रोफेसर MS भट्ट साहब, जो उस्ताद हैं इक्तसादियात के और इकनॉमिक्स पढ़ाते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में इस वक्त। आप सबका तहे दिल से मैं खुशामदीद कहता हूँ अपने इस प्रोग्राम में। और हमारा जो फॉर्मेट है प्रोग्राम का, उसमें हम पहले फैक्ट्स दिखाते हैं कि हम कहाँ पर खड़े हैं। आइए देखिए अपना पहला पैकेज, हकाइक का मजमुआ। भारत साइंस और टेक्नोलॉजी में तालीम याफ्ता आबादी के लिहाज से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है। दरमियानी तबका या मिडिल क्लास इस हद तक बढ़ चुका है कि अब ये अमेरिका या यूरोपियन यूनियन की आबादी से ज्यादा है। देही इलाकों में मुख्तलिफ मुश्किलात के बावजूद लोग देही मईशत की तरक्की में अहम रोल अदा कर रहे हैं। देही सन्नतें जैसे मछली पालन, सब्जियां उगाना और दस्तकारियां बहुत से देही लोगों के लिए आमदनी पैदा करने वाली सरगर्मियां हैं। हमारी आबादी का 54% 25 साल से कम उम्र अफराद पर मुश्तमिल है। 45% 19 साल से कम उम्र के हैं। लिबरलाइजेशन के बाद पैदा होने वाली नस्ल अब जॉब मार्केट में आ रही है। ये नस्ल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनकलाब, कनेक्टिविटी बूम, मखलूत सरकारों, IT पर मबनी हर चीज और बढ़ती सर्विस इकोनॉमी की पैदावार है। फीकस आमदनी में भारत में 1947 के मुकाबले में सन 2011 में 200 गुना इजाफा हुआ है। ये तरक्की दरमियानी तबके के साइज में फैलाव, वसी लेबर फोर्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इंजीनियरिंग शोबे में तरक्की के सबब ज़बरदस्त शरही नमू और काफ़ी मिक़दार में गैर मुल्की सरमायाकारी की बदौलत मुमकिन हुई। भारत बरामदात में दुनिया का 19वां और दरामदात में 10वां सबसे बड़ा मुल्क है। प्रोफेसर औसाफ साहब, ये हमारा विजुअल पैकेज था कि हमारे हकाइक क्या हैं। क्या आपको लग रहा है कि हमारी मईशत में वो सकत है कि ये आगे बढ़ने के मूड में है? जी हाँ, मैं समझता हूँ कि 1991 के बाद से जब से लिबरलाइजेशन का आगाज़ हुआ, उस वक्त से इस वक्त तक मईशत में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ हो चुकी हैं और हमारी मुल्क की मईशत तकरीबन टेक ऑफ के लिए तैयार है। अन्नपूर्णा सिंह जी, आप हमें ये बता दीजिए कि जो ये लीप था 20-22 साल का, आप इसको एज एनालिस्ट कैसे देख रही हैं? क्या हकाइक हैं आपके पास, फैक्ट लिस्ट? शुरू तो हमने किया था जब 1991 में लिबरलाइजेशन से, तो हमने एक बड़ा कदम उठाया था। लेकिन इन 20-22 वर्षों में जहां हम अभी पहुंचे हैं, आफ्टर 22 ईयर्स, आज हम जिस जगह पे खड़े हैं, हमें ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ अब पिछले 10 साल में सबसे नीचे है। इन्फ्लेशन पिछले 4 साल में सबसे नीचे है। इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है पिछले 20 साल में सबसे नीचे है। इसका मतलब है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिहाज से देखें तो हम अभी 91 के लेवल पे पहुंच गए हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम जहां से चले थे
और जहाँ पहुँचना चाहते थे आज 20-22 वर्षों के बाद, वहाँ हम पहुँच पाए हैं। इनफैक्ट कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं कि हम वापस उसी जगह पे 91 की जगह पे पहुँच गए हैं। आगे प्रोग्राम में और भी मैं चाहूँगी आपके इस पे बात करें, इस पे और बिल्कुल सही, इस पे बात जारी रहेगी। प्रोफेसर अहमद भट्ट साहब, क्या आपको लग रहा है कि हम दुनिया की एक बड़ी मईशत, जो बोला जाता है कि कुछ ही वर्षों में हम चीन की मईशत को पीछे कर देंगे, क्या आपको लग रहा है कि हम उस पोजीशन में है कि हम एक बड़ी मईशत कहलाएंगे? नहीं, पोजीशन में तो हैं और हम एक बड़ी मईशत कहलाने के हकदार भी हैं, लेकिन तारिक साहब, मैं आपको कुछ फंडामेंटल बुनियादी बातें आपके सामने लाना चाहता हूँ। एक गलत धारणा है कि रिफॉर्म्स जो हैं वो जादू की छड़ी है और वो हमारे तमाम जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं या मसाइल हैं उनका हल है। मैं इस धारणा से इत्फाक नहीं करता हूँ। उसकी वजह ये है, हर पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव होता है, मकसद होता है। हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिक पॉलिसी का मकसद क्या था या मकसद क्या है हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी का। और अगर हम ये मान के चलें कि इकोनॉमिक पॉलिसी का मकसद है कि हम कौमी आमदन में इजाफा हो जाए 9%, 10%, 20%, और उस इजाफे के बाद बाकी तमाम मसाइल का ऑटोमेटिक हल हो जाए, तो उस हिसाब से मैं कहूँगा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का कुछ न कुछ तो ज़रूर फ़ायदा हुआ है। अल्टीमेट टेस्ट कि हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा रैंक कहाँ पे है, क्या हम चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट कम कर सके हैं कि नहीं है, यानी बाकी जो डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स हैं वो इसके साथ उनको हम कहते हैं कि उनको अल्टीमेट इंडिकेटर्स, ठीक है, उनके बेस पे इवन फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, लेटेस्ट एनएसएस फिगर्स पॉवर्टी के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, जैसे इन्होंने मेरे साथी ने कहा, या किसी भी सोशल इंडिकेटर के बारे में, हमारी जो इस वक्त रैंकिंग है या पोजीशन है वो अफ्रीका के गरीब से गरीब कई मानों में बहुत बहुत पीछे है। तो प्रोफेसर अफसाफ साहब, मैं आपकी तरफ फिर आऊंगा। प्रोफेसर अफसाफ साहब, तरक्की का जो नया दौर चलने की उम्मीद थी या जो उम्मीद है, आपको लग रहा है कि हम किसी भी तरीके से उसकी तरफ जा रहे हैं, और क्या आपके हकायक हैं इस बारे में? देखिए, अगर तरक्की के इशारियों के बारे में लिया जाए तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हिंदुस्तान में तरक्की हुई है। हमारे दरामदात बढ़े हैं, हमारे बरामदात बढ़े हैं, हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा है, हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा है, और सबसे बड़ी बात ये कि कौमी आमदनी में इजाफा हुआ है। जैसा कि हक़ाइक़ मजमू में भी बताया गया कि कौमी आमदनी में 200 गुना इजाफा हो चुका है। अब जाहिर बात है कि 200 गुना इजाफा कोई मामूली चीज़ नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में ऐसे चीज़ें पल रही हैं, ऐसी चीज़ें बढ़ रही हैं, जैसा जो कि हमको एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ ले जा सकती हैं। जी, अन्नपूर्णा सिंह, जो लिबरलाइजेशन के बाद जो नस्ल आई वो अब जॉब मार्केट तक पहले ही आ चुकी है, तो आपका लग रहा है कि ये जो जवान भारत है, ये जो हमारी नौजवान नस्ल है, वो एक चेंज फैक्टर हो सकता है? नौजवान जो नस्ल है वो चेंज चाहती है, लेकिन देखना है कि हम कितना उनको जो वो चाहते हैं, उनके एस्पिरेशन से हम कितना सरकार उसमें मीट कर पाती है। नौजवान के एस्पिरेशन से चेंज चाहना और चेंज लाना दो तरह की बातें हैं। चेंज लाने के लिए ऑन द ग्राउंड आपको देखना है कि रिफॉर्म्स हो रहे हैं कि नहीं। हमारे यहाँ रिफॉर्म्स की शुरुआत हुई तो थी, हमारा मार्केट भी बढ़ा, विदेशी निवेश भी आते रहे, अभी भी आ रहे हैं, लेकिन हमारे रिफॉर्म्स आगे नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स हैं हमारे यहाँ इकोनॉमी में, जो इसको और आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं। हमारे प्रोजेक्ट्स क्लियरेंस नहीं हो पा रहा है, हमारे यहाँ इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रोजेक्ट्स को नहीं मिल रहा है। तो क्या वजह है? ये जो वजूहात है, इस पे हम आएंगे, हम ज़रूर वजह ढूंढेंगे, मगर इससे पहले हम एक पैकेज देखेंगे कि आखिर जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर क्यों हैं हम। एक पैकेज देख लीजिए। भारत जीडीपी के हिसाब से दुनिया की 11वीं और क़ुव्वत ख़रीद तफावत या पीपीपी के हिसाब से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत है। भारत G20 बड़ी मईशतों में से एक है और ब्रिक्स का मेंबर भी है।
IMF के मुताबिक फीकस आमदनी के हिसाब से भारत 140वें नंबर पर है। लिबरलाइजेशन दौर में पैदा होने वाले बच्चों की जहनियत काफ़ी अहम बन गई है। ये नस्ल इससे पहले की जनरेशन से काफ़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि इसने सोशलिज्म के दौरान खुद कुर्बानी का जज्बा नहीं देखा। ये जनरेशन बैंकों की नेशनलाइजेशन और इमरजेंसी को माक़ाबिल तारीख वाक़ात गर्दानती है, लातादाद टीवी चैनलों के मज़े उड़ा रही है और बहस व मुबाहसे के बजाय चैट करती है। इस जनरेशन का खर्च के मुकाबले में बचत, कर्जे का हिसाब करने के मुकाबले में अपने हदूद में रहकर ज़िंदगी गुजारने, खर्च करने में तरजीहात और ज़रूरतों ऐशो अशरत के मुतालिक अपना जुदागाना अंदाज है। भारतीय मईशत को दरपेश एक नाजुक मामला मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और ख़ित्तों में शदीद और बढ़ती हुई इलाक़ाई तफावत है। ये फ़र्क गुर्बत, बुनियादी ढांचे की दस्तियाबी और समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में पाई जाती है। प्रोफेसर MS भट्ट साहब, पहला आपका तज्जिया लेते हैं कि आपको क्या लग रहा है कि जो आपकी एनोलॉजी है उसकी क्या कॉजेज़ हैं, क्या स्ट्रेंथ्स और क्या वीकनेसेस हैं हमारी मईशत की? सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि वी हैव ए वेरी रिच, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ही रिच हैं और बहुत ही हमारा वहाँ पोटेंशियल है। दूसरी बड़ी, जैसे औसाफ साहब ने कहा, इन्होंने भी कहा, जो पॉपुलेशन डिविडेंड है, हमारे जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन रिसोर्स जिसको कहते हैं हम, वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी। तो ये एक तो बात है। दूसरी बात है कि ये मुल्क जो है, इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरे हिसाब से, वी आर ट्राइंग टू अचीव डेवलपमेंट इन ए डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। अक्सर हम अपने आप को चाइना के साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन हमारे ये बात समझनी चाहिए कि हमारी डेवलपमेंट जो है एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में हम अचीव करना चाहते हैं, और डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में रिफॉर्म्स पर भी एक इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रेंट होता है। कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट ऐसा कोई रिफॉर्म ऑन देयर ओन ला नहीं सकती है जिसके साथ तमाम पॉलिटिकल एलीट का या इस्टेब्लिशमेंट का पूरा कंसेंसस न हो। तो इसलिए शायद किसी सेक्टर में इसका जो पेस होगा वो थोड़ा कम होगा, लेकिन मेरे हिसाब से वो एक अच्छी बात है, क्योंकि उसमें जब तक डिबेट नहीं होगा, किसी भी रिफॉर्म प्रोसेस के प्रॉस एंड कॉन सही तरीके से डिस्कस नहीं होगी, तब तक आप उस रिफॉर्म को सस्टेन नहीं कर सकते। अपनी बात में प्रोफेसर औसाफ साहब, हम यही जानना चाहेंगे कि जो माइक्रो फाइनेंसेस हैं, जो दही मईशत है हमारी, उसका क्या हाल है? देखिए, पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है जी, और यहाँ पर बहुत सी रियासतें हैं, बहुत से तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा गांव हैं, और हमारे यहाँ ज़राअत को तरह के मशाकिल दरपेश हैं। हमारी ज़राअत अमेरिका की ज़राअत की तरह नहीं है और नहीं हो सकती है। हमारे यहाँ लैंड का डिसइंटीग्रेशन होता है, हमारे यहाँ उसका डिवीज़न और सब डिवीज़न होता है, हमारे यहाँ अराज़ी का साइज़ जो है वो बहुत छोटा है और उसके ऊपर इकनॉमिक साइज़ नहीं है। तो ये सब मसाइल हैं। मसाइल तो हमेशा रहेंगे, मसाइल से फ़रार मुमकिन नहीं है, मसाइल हमेशा रहेंगे, लेकिन उन मसाइल को हमें दरियाफ़्त करना है। हमें देखना है कि क्या हमारे अंदर वो पोटेंशियल है, हमारे अंदर वो इम्कानात हैं कि हम इन मसाइल को हल कर सकते हैं या नहीं। मेरा अपना ख्याल ये है कि हमारे अंदर वो मशाकिल को पेश आने वाली सकत है। हम ये कोशिश कर सकते हैं और हमने की हैं और उनमें कामयाब भी हुए हैं, और आगे चलकर कोशिश करेंगे। जी हाँ, ठीक है। अन्नपूर्णा सिंह जी, आप यही बता दीजिए कि जो आपका एनालिसिस है, जो आपका एनोलॉजी है, वो किस बुनियाद पे खड़ा है? आप किस फैक्ट लिस्ट के हिसाब से ये बता रही हैं कि जो हमें होना चाहिए था जहाँ पर, वहाँ पर हम नहीं पहुँच पाए? जैसा कि हमारे दोनों वक्ताओं ने कहा कि कोएलिशन गवर्नमेंट का अपना कंपल्शंस होता है, हर जो डेवलपमेंटल एम्बिशंस है गवर्नमेंट के, वो पूरे होने में वो उस तरह से पूरे नहीं हो जा सकते जैसे कि अगर एक सिंगल लार्जेस्ट गवर्नमेंट होती तो।
लेकिन हमारे यहाँ कुछ बुनियादी ऐसे बिल्स हैं अभी पार्लियामेंट में, जैसे इंश्योरेंस बिल है, जैसे पेंशन बिल है, ये सब पास होने बहुत, जैसे लैंड एक्विजिशन बिल है, ये सब अगर पास हो जाते समय से और इसमें सरकार को कोएलिशन ऑपोजिशन का साथ मिलता तो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट जितना अभी हो रहा है उससे बहुत ज़्यादा होता, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जितना हो रहा है उससे बहुत ही ज़्यादा होता। हमने 2-3 सेशंस, इसका मतलब पिछला 1 साल तो एकदम अभी सामने देखा कि कैसे ऑपोजिशन से हमारे ये 3 बिल्स पास नहीं हो सके। गवर्नमेंट को जीएसटी बिल पास करना है, गवर्नमेंट को डीटीसी बिल लाना है, ये सब में अगर हम कोताही करते हैं, अगर देर करते हैं तो हम उतनी ही देर करते हैं अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने में, ऑप्टिमम लेवल तक लाने में। तो मेरा ये ख्याल है कि 91 से हम चले तो थे बहुत एम्बिशन लेके, लेकिन अभी 2013 में जब हम पहुंचे हैं तो वो एम्बिशन ही हमारे साथ है, एक्चुअल काम ज़मीनी स्तर पे हमने बहुत कम देखा है। ये आपका नज़रिया है और हम एक ऑप्टिमम विजन देखना चाहते हैं हम सबका। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि हमारे अहदाफ जो हैं, टारगेट्स क्या होने चाहिए। ज़राअत भारतीय मईशत का एक अहम हिस्सा है, ताहम भारत की ज़राअती पैदावार इसकी गुंजाइश के मुकाबले में काफ़ी कम है। भारत ने प्राइमरी सतह पर हाजिरी की शरह में खातिर खाह तरक्की की और शरही खानदगी आबादी के 3/4 तक बढ़ाई। भारत की शरही खानदगी सन 1991 में 52.2% से बढ़कर सन 2011 में 74.04% हो गई। बुनियादी सतह पर तालीम के हक को बुनियादी हुकूक में शामिल किया गया है, ताहम 74% शरही खानदगी आलमी सतह पर शरही खानदगी से कम है और मुल्क में तालीम अधूरी छोड़ने की शरह काफ़ी ऊंची है। बिजली, तामीरात, ज़राया नक़्लो हमल, टेली मवासलात और रियल एस्टेट पर भारत ने कम रक़ूमात खर्च की। इससे भारत ऊंची शरही निमो कायम रखने में कामयाब न रहा। साबिका क्लोज्ड मईशत, भारत के तिजारती और कारोबारी शोबे ने तेजी से तरक्की की। मुल्की मईशत की लिबरलाइजेशन के 20 साल बाद, जिसने ऊंची शरही निमो कायम रखने का लामिसाल दौर शुरू किया, अफरात ज़र, गिरती शरही निमो, निहायत ज़रूरी इस्लाहात में देरी और सरमायाकारों के एतमाद में कमी के मसाइल पैदा हुए। प्रोफेसर अफजाब साहब, हमें अपने टारगेट्स बता दीजिए कि क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ, अब क्या हो सकता है जो करना चाहिए हम लोगों को। बुनियादी तौर पर मैं एक ऑप्टिमिस्ट हूँ जी। ऑप्टिमिस्ट का मतलब ये कि उम्मीद परस्त। मैं उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ता और मेरा ख्याल ये है, इंश्योरेंस का सेक्टर ऐसा है कि जिसमें हमको ज़्यादा गैर मुल्की कंपनियों को दावत देनी है कि वो हमारे यहाँ आएँ और हमारे लोग उनसे कम्पीट करें और बेहतर खिदमत मुहैया करें आबादी को। इसी तरह से बैंकिंग के सेक्टर में और दूसरे सेक्टर भी हैं, ट्रांसपोर्ट का सेक्टर है, इन सेक्टर्स में हमको खिदमत ज़्यादा चाहिए। और हमारे मुल्क की आबादी इस वक्त 1 अरब के ऊपर है बिल्कुल जी। तो अब इसके लिए मईशत हमारी तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन चुकी है और अगर हम कोशिश करें तो इंशाल्लाह हम सबसे बड़ी मईशत बनकर उभर सकते हैं दुनिया में। अन्नपूर्णा सिंह, आपका विजन। मैं सोचती हूँ मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर है, अगर इंडिया इसमें हमने बहुत सारे कदम उठाए हैं। हम सरकार ने सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग जोन्स बनाए हैं, सरकार ने काफ़ी सारा मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इंडिया में काम किया है। ये एक ऐसा सेक्टर है, इसके बढ़ने से बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। हमारा जो आपने अभी बोला पॉपुलेशन जो डिविडेंड है हमारा, वो लार्जली अनएम्प्लॉयड है। वो पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग इज अ सेक्टर जिसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। इंडिया के 1.2 बिलियन पॉपुलेशन में 40% पीपल जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, वो लोग को स्किल्ड और अनस्किल्ड, मैन्युफैक्चरिंग ऐसा है जिसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों सेक्टर को रोज़गार मिलता है। तो हमारे अगर हम एक
चीज़ को लेकर बढ़ें। तो मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसको बढ़ाने से हमारा कारोबार काफ़ी आगे बढ़ सकता है। प्रोफेसर एम.एस. भट्ट साहब, आपका नज़रिया, आपका विजन। मेरा नज़रिया ये है कि खाली रिफॉर्म्स के बलबूते पे ये सोच के चलना कि हिंदुस्तान एक स्ट्रांग मईशत के तौर पे उभरेगी, एक गलत फहमी है। ये हिस्टोरिकली भी गलत फहमी रही है, और अगर हम ये गलती को दोहराएंगे तो हम आगे जाके हम पछता भी नहीं सकते हैं। इसलिए उसका सलूशन ये है कि मेरे हिसाब से ये डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं है, इसके एनवायरमेंटल कॉस्ट बहुत हाई हैं, और मैं चाहता हूँ कि वो भारत जिसमें ग्रोथ के साथ साथ इंक्लूसिव ग्रोथ भी हो, और जिसमें हमारी पावर्टी 72% से नीचे आके बिल्कुल 0% हो जाए, जिसमें हर बेरोजगार को नौकरी मिले और जिसमें हर रीजन को इंसाफ मिले। ठीक है, उसमें काफी रिस्क- एग्जीक्यूटिंग द विजन का हमारा इस वक्त सेगमेंट है, और उसमें औसाफ साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो हमारी गैर मुल्की सरमायाकारी है और डायरेक्ट जो गैर मुल्की सरमायाकारी है, वो हमारी मईशत को किस तरह चार चांद लगा सकती है? मैं समझता हूँ कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मुल्क में आना चाहिए, और आएगा और आ रहा है, और उसमें इंडिकेशंस ये हैं, इंडिकेटर्स कि उसमें इजाफे की का रुझान पाया जाता है। तो बहरहाल कोशिश ये करनी चाहिए कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़े, और सरमायाकारी हमारे मुल्क में जब दूसरी कंपनियां आएंगी तो उससे टेक्नोलॉजी में फ़र्क पड़ेगा, उससे प्रोडक्टिविटी में फ़र्क पड़ेगा, उससे जो है वो प्रोडक्शन बढ़ेगा, उससे मुख्तलिफ़ तरह के फ़ायदे मईशत को पहुंच सकते हैं। अन्नपूर्णा सिंह जी, आप क्या समझ रही हैं कि जो आपका विजन है खासतौर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने की, कैसे एग्जीक्यूट हो सकता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और जो निजी सेक्टर हमारा है वो कैसे इंटीग्रेट होकर हमारी मईशत को डेवलप कर सकता है? हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं बढ़ने का यही कारण है कि हमारे यहाँ लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम्स हैं। हमारे यहाँ इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिलता है लैंड को जल्दी। तो अगर लैंड एक्विजिशन नहीं होगा, इंडस्ट्री सेटअप नहीं होगी, तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा। अभी हमारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स पीछे आपने देखे, विदेशी कार कंपनियों ने जब कार कंपनी प्लांट सेटअप करने का यहाँ पे शुरू किया, तो उन्हें काफ़ी तरह की फेस करने पड़ी प्रॉब्लम्स। ऐसे ही स्टील कंपनी है, एक पोस्को एक कंपनी है जिसने यहाँ उड़ीसा में अपना प्लांट सेटअप करने के लिए, दे आर स्टिल फेसिंग प्रॉब्लम्स, दे हैव नॉट गॉट क्लियरेंस, लैंड क्लियरेंस नहीं है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं है। सो ये पॉलिसी डिलेज जो हैं इसको, और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो हैं इन टेकिंग डिसीजंस, उन्हें हमें कम करना चाहिए, तभी हम मैन्युफैक्चरिंग में एक लीप ले सकते हैं। क्योंकि विदेशी कंपनियां काफ़ी इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, इंडिया के ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हुए इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी इच्छुक हैं, वो यहाँ आना चाहती हैं, लेकिन साथ ही साथ इंडिया में ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म जो है वो उनको यहाँ आने रोक रहा है, और चाहिए हमें कि वो चीज़ें खत्म हों, इरेडिकेट करें, रुकावटें खत्म करें। प्रोफेसर एम.एस. भट्ट साहब, जो प्राइमरी सेक्टर हमारा है, सेकेंडरी सेक्टर है और टर्शरी सेक्टर है, आपका जो विजन है हम कैसे इंटीग्रेट कर पाएंगे, और क्या आपके पास प्लान है एग्जीक्यूशन का? मैं पहले डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो आपने बात की उसकी बात करूँगा। जब तक हम पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है या पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है कैपेसिटी बिल्डिंग में, कैपिटल फार्मेशन जिसको हम कहते हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, डेटा ये शो कर रहा है कि एग्रीकल्चर में कैपिटल फार्मेशन डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, इसमें मैसिवली स्टेट इंटरवेंशन, स्टेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़रूरी है, और कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो नेगलेक्ट हुई है, कैपिटल फार्मेशन नेगलेक्ट हुई है, नंबर 1। नंबर 2, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में न प्राइवेट सेक्टर ने, गवर्नमेंट तो करती रही है, और आप देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो मोस्टली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, जिससे प्राइवेट सेक्टर ने भी फ़ायदा उठाया। लेकिन अगर आप देखें प्राइवेट सेक्टर वाले रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना खर्च कर रहे हैं, ठीक है, वो बहुत कम है, वो बढ़ना चाहिए। दूसरी बात है कि स्टेट लेवल पे रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं हुई हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं, और हमारी जो है फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट गवर्नमेंट्स को, खासकर एग्रीकल्चर समझिए आप, स्टेट गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एजुकेशन जो है स्टेट गवर्नमेंट्स का, अब तो कंकरेंट लिस्ट में आ गया है। तो मेजर जो इकोनॉमी के पिलर्स हैं जिससे ग्रोथ बढ़ सकती है, वो स्टेट गवर्नमेंट्स के कंट्रोल में है, अंडर द फेडरल स्ट्रक्चर हमारा जो है।
लेकिन उनमें रिफॉर्म्स नहीं हो रही, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, फॉरगेट अबाउट द इनफ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट हो, और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, फ्लो आ रहा है, उसका भी सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन है। महाराष्ट्र में जाएगा, आंध्रा में जाएगा, कर्नाटका में जाएगा, वो उन स्टेट्स में नहीं जाएगा जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं जी। तो बात ये है कि हमें अपनी कैपेसिटी, प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल सही और बात। उसके लिए स्टेट का रोल बड़ा अहम बनता है। बहुत बहुत अच्छी बात है मैं कि आपसे एक एग्जांपल बता दूंगा कि हमारा एक नोशन ये है कि पब्लिक सेक्टर जो है इनएफिशिएंट है, लेकिन दिल्ली मेट्रो ने दिखा दिया है कि पब्लिक सेक्टर भी बहुत एफिशिएंट हो सकता है, in fact much more efficient than private sector। बिल्कुल सही बात आपने नोशन डिस्पेल करना चाहिए कि गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। सही बात है, प्रोडक्टिव हमें होना चाहिए और हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। हमारी इकोनॉमी को प्रोडक्टिव होने के लिए बहुत कुछ करना है और बहुत कुछ हो चुका है, और उम्मीद है कि आगे हम बढ़ेंगे और आगे बढ़ने की हम में सकत है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं, आपने इस डिस्कशन में शमूलियत की, अपनी बात में आपने शिरकत की, और मैं आपका भी शुक्रिया करता हूं कि आपने हमारा प्रोग्राम देखा। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त।